तो स्टूडेंट्स, आज मीटिंग में आपके लिए हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। तो इसमें जैसा कि आपको बताया, पिछली मीटिंग में हमने कुछ एग्जांपल्स कराए थे। इस मीटिंग में हम और एग्जांपल कराएंगे आपके लिए। एग्जांपल फिफ्थ है, ये कहा है इसमें एक 2a लंबाई की एक समान छड़, एक 2a लंबाई की एक समान छड़ किसी चिकने अर्धगोलाकार प्याले के कुछ भीतर और कुछ बाहर संतुलन में है। प्याले की त्रिज्या स्मॉल r है तथा इसका किनारा क्षैतिज है। प्याले की त्रिज्या स्मॉल r व इसका किनारा क्षैतिज है। यदि छड़ किनारे को छूती हुई क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती हो तो सिद्ध करो। सिद्ध करो 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। कुछ इसमें और भी कहा है आगे। यह भी सिद्ध करो कि छड़ का साम्य अवस्था में छड़ का साम्यावस्था में क्षैतिज के साथ अधिकतम झुकाव होगा। क्षैतिज के साथ अधिकतम झुकाव, झुकाव यानी कोण की बात की जा रही है, अर्थात थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ये प्रूव करना है 1/√3 होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहां तक किसी को कोई डाउट्स हो तो बताएं क्वेश्चन में। हाँ, तो आप समझेंगे इसमें। एक 2a लंबाई की एक समान छड़, 2a लंबाई की एक समान छड़ किसी चिकने अर्धगोलाकार प्याले
के कुछ भीतर और कुछ बाहर संतुलन में है। प्याले की त्रिज्या स्मॉल आर है, प्याले की जो त्रिज्या है वह है स्मॉल आर है। और इसमें कुछ और भी कहा है, प्याले की त्रिज्या जो स्मॉल आर है वह इसका किनारा क्षैतिज है। किनारे का मतलब होता है जैसे कटोरा टाइप से ऊपर जो प्याला होता है ना, जैसे कि हम यहाँ थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो ये जो किनारा बना हुआ है तो आप समझेंगे कि ये जो इसका किनारा है ना ऊपर वाला, ये क्षैतिज में है, अर्धगोलाकार है तो ये क्या है, क्षैतिज में बना हुआ है। आप चाहो तो इसको डॉटेड करके ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन हम इस डॉटेड वाली लाइन को हटा देंगे, नहीं तो चित्र विचित्र सा लगेगा। यानी कुछ इस तरह की कंडीशन है। अब आप समझेंगे इसमें, थोड़ा सा इसको छोटा बना रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, नहीं तो फिर बोर्ड पे स्पेस नहीं बचेगा। और वैसे इसको पूरा बनाए तो कुछ इस तरह से होगा ये। अगर इसको कंप्लीटली बनाया जाए तो यह कुछ इस तरह से बनेगा पूरा, लेकिन हमें पूरे से मतलब नहीं है, हमें आधे की जरूरत है ना। तो इसमें आधे के लिए कहा है तो आधा मान लीजिए, ये हो गया आधा। अब इसमें कहा है कि एक छड़ जिसकी लंबाई 2 है, एक 2a लंबाई की एक समान छड़ किसी चिकने अर्धगोलाकार प्याले, मतलब ये जो प्याला बना हुआ है ना अंदर, यह जो प्याला बना हुआ है, जैसा कि हमने बताया, इसको डॉटेड करके हम ये आपको दिखा तो रहे हैं, लेकिन इसे मिटा देंगे क्योंकि चित्र फिर अजीब सा लगेगा। ये ऊपर तक हमने क्या है पूरा बना दिया, लेकिन ये आधा जो गहरी लाइन बनी हुई है ये आधे को व्यक्त कर रहा है। कहा है इसमें कि 2a लंबाई की जो छड़ है वह किसी चिकने अर्धगोलाकार प्याले, यानी ये जो प्याला है ना, ये जो प्याला है, अरे वही प्याला जो आप पीते हो ना कटोरे में सूप वगैरह, इस तरह का, लेकिन अंदर से क्या है ये एक तरह से चिकना है। चिकना किस तरह से है, ये पढ़ो आगे, कि 2a लंबाई की छड़ किसी चिकने अर्धगोलाकार प्याले की कुछ भीतर है और कुछ बाहर, लेकिन ऐसी कंडीशन में है कि वो संतुलन में रखी रही। फिर कुछ और भी कहा है कि प्याले की त्रिज्या स्मॉल आर है और इसका किनारा क्षैतिज है। किनारा मतलब ये जो है ना, ये वाला ऊपर की जो सतह है वो क्षैतिज में है, क्षैतिज में। और ये कहा है यदि छड़ किनारे को छूती हुई क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती हो, किनारे को छूती हुई क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है, इसका ये जो किनारा रहा ऊपर वाला, इसको छूती हुई, मान लीजिए छड़ की अगर हम बात करें तो ये कोई छड़ है, यहाँ ये कोई छड़ है जिसकी लंबाई 2a दे रखी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में कहा है कि छड़ है वह कुछ तो इसके अंदर है और कुछ क्या है इसके बाहर है। कुछ तो इसके अंदर रखी हुई है और कुछ क्या है, ये छड़ इसके बाहर है प्याले की। अभी डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। इसके बाहर है कहीं। अब लेकिन ये कहा है कुछ और भी कंडीशन, अंदर और जो बाहर हैं छड़, इनकी लंबाई के बारे में भी बात की है, और इनकी जो लंबाई के बारे में बात कही गई है आपसे, वो कहा है यदि छड़ किनारे को छूती हुई क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है। अब देखिए, अगर हम यहाँ क्षैतिज लाइन की ओर बात करें तो ये क्षैतिज रेखा हुई, क्या हुई है, क्षैतिज रेखा। अब अगर ये क्षैतिज रेखा हुई इसमें, तो ये एंगल क्या बना रही है, थीटा बना रही है। ये जो छड़ है इसका नाम दे ए बी, ए बी जो छड़ है वो है इस क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रही है। इसको सुविधा के लिए आप चाहो तो एक्स नाम दे सकते हो, ए एक्स।
तो सिद्ध कीजिए 2r cos थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। देखिए आप समझेंगे यहां, अगर हम इस ए सिरे पर स्पर्शरेखा खींचें ए पॉइंट पर, तो आप पाएंगे कि इस स्पर्शरेखा पर इसकी जो त्रिज्या होती है वही लंबवत होती है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर लंबवत होते हैं। तो अगर हम यहां से सेंटर को ओ कह दें, तो ओ से कोई भी लाइन गुजारें कुछ इस तरह से जाएगी। तो ओ से जो लाइन पास की है हमने, यह जो लाइन है ए पर, देखिए ये जो सिरा ए है ना, इस पे ये जो छड़ ए बी है यहाँ इस तरह से संतुलन की अवस्था में है, क्योंकि इस छड़ का भार कुछ यहाँ बैलेंस हो रहा है, कुछ भार यहाँ सी पॉइंट नाम दें इसको, तो सी पॉइंट पर बैलेंस हो रहा है, तो संतुलन में रखी हुई है ना, तो ये नीचे की तरफ हो रही ना ऊपर ही जा रही, एक तरह से ये क्या है, बैलेंस की कंडीशन में। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ एक बल कार्य करेगा, और इस ए सिरे पर अगर बल कार्य करेगा तो वो क्या है, लंब प्रतिक्रिया बल होगा, जो कि हमेशा इस ए सिरे पर खींची गई स्पर्शरेखा के लंबवत होगा। और लंबवत होगा तो ये तो कंडीशन तभी बनती है जब त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर लंबवत होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यह जो बल होगा विलंब प्रतिक्रिया बल, ये बल एक तरह से बिंदु ओ से गुजर के जाएगा केंद्र से, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शरेखा ही परस्पर लंबवत होते हैं। इसको कोई नाम दें आर, इस बल का नाम क्या दे दिया, विलंब प्रतिक्रिया बल को आर नाम दे दिया। अभी हम बिंदु जो सी है जहां छड़ टिकी हुई है, इस बिंदु सी की बात करें तो आप समझेंगे इसमें कि ये जो सी पॉइंट है ना, इस पर एक लंबवत बल कार्य करेगा। इस सी पॉइंट पर इस छड़ के जस्ट लंबवत दिशा में एक बल कार्य करेगा। उस बल की उस बल को अगर हम कोई नाम दे दें, और उस बल का नाम ये आर दिया है तो उस बल को नाम एस दे दें, लेकिन एक कंडीशन रहेगी उसमें, और वो कंडीशन कुछ इस तरह से रहेगी। देखिए इसके लंबवत रेखा इस तरह से मिलेगी सी पर, क्योंकि एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन दोनों क्या आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, समझेंगे। ए सी, और इस पॉइंट को कोई नाम दें, आप चाहो तो इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं, एम लिख सकते हो या एन लिख सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। अगर जैसे कि हम डी कह दें इस पॉइंट को, तो हमने आपको बताया कि यहाँ जो ए सी है, ए सी जो छड़ है, और यहाँ से डी जो पॉइंट है इसको सी से मिलाया, तो एसी और जो सी डी है वो क्या परस्पर लंबवत होंगे। लंबवत होने का कारण, लंबवत होने का कारण आप समझेंगे कि ये क्या है, व्यास है ना, क्योंकि ओ ए त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्या हुई तो इसको आगे बढ़ाया तो ये व्यास ही हुआ, और व्यास है, और फिर इसका मतलब एक तरह से अर्धवृत्त समझो इसको, और अर्धवृत्त समझो तो ये सी पॉइंट पर क्या है, आधे वृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है, यानी ए सी और ये सी डी दोनों मिलाकर के क्या बनाएंगे, कोण समकोण बनाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ और भी कहा है कि 2a लंबाई की एक समान छड़ है। अब 2a लंबाई की एक समान है, एक समान है का मतलब है इसका सभी जगह भार क्या होगा, एक जैसा होगा, और अगर ये भार एक जैसा होगा तो हम यह कह सकते हैं इसका जो सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए इसका जो मध्य बिंदु है वह, चित्र से देखोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसका जो मध्य बिंदु है वो है, ये छड़ संतुलन की अवस्था में ना, तो दो बल तो ये हो गए, एक तो हो गया एक तो हो गया ये आर, और दूसरा हो गया यहाँ सी पॉइंट पर अवलंब प्रतिक्रिया बल एस। लेकिन संतुलन की स्थिति में आपने पढ़ा है कि दो बल जिस पॉइंट से गुजरते हैं तीसरा बल भी उसी पॉइंट से गुजरेगा। थोड़ा स्पीड कम है तो आप इस बी पॉइंट को आगे भी बढ़ा सकते थे। तो यानी संतुलन की स्थिति में जो बल होगा ना, संतुलन की स्थिति में जो बल बनेगा, यानी इस छड़ का जो भार होगा इसके बिल्कुल मध्य में होगा, छड़ का जो भार होगा
वह इसके बिल्कुल मध्य में होगा, और मध्य में होगा, मध्य जैसी कंडीशन आपको दिखे ना दिखे, लेकिन आप समझेंगे इसको। इसका जो भार होगा W, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, यानी यहाँ ये मिड पॉइंट रहेगा। इस बी पॉइंट को आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हो, ये बी पॉइंट को आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हो, बी पॉइंट को आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जिस जगह पर इसका मध्य बिंदु है, उस पॉइंट को अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी नाम दे दें, तो आप समझेंगे इसमें कि इसमें यह जो पॉइंट है इसको जी नाम दें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, जी क्या है? ये मध्य बिंदु है, यहाँ लगने से मतलब नहीं है, यानी बी जी और जी ए हैं, ये क्या है? बराबर हैं। बराबर है का मतलब है ये दूरी ए है, ए से लेकर के जी तक, और जी से लेकर के बी तक की भी दूरी ए है, तब जाके ये छड़ 2a लंबाई की होगी। और इसका जो भार है W, वह इस पॉइंट से पास होगा, मध्य बिंदु से, सॉरी इस ई पॉइंट से, क्योंकि ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। तो आप देखेंगे कि ये कर्ण क्या, ये कहें ये एक तरह से व्यास है ना, एडी क्या है? व्यास है। व्यास है तो आप जानते हैं कि ये जो भार W और ये एक्स अक्ष भी इसी पॉइंट से गुजरेंगे, जो कि आप वृत्त कहें या प्याला कहें, इसके प्रतिच्छेद बिंदु से। कारण इसका ये है कि व्यास और ये दोनों साइड, तो आप समझेंगे कि ये अर्धवृत्त बन गया ना, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। यानी ये भार mg है ना, वो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और ये क्षैतिज है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि W की डायरेक्शन और ये जो AX है ना, इसकी डायरेक्शन दोनों क्या है? लंबवत है। और अगर लंबवत है तो लंबवत तो तभी हो सकता है जब ये व्यास है, और ये व्यास है और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये तो तभी बनता है जब अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण हो। ये आधा वृत्त यहाँ से यहाँ तक, तो इस पे 90 डिग्री तो तभी बनता है जब ये पॉइंट क्या हो? अर्धवृत्त पे हो। तो इसीलिए क्या होगा, जैसा कि हमने बताया, ई पॉइंट है वह इस प्याले पर ही होगा, और इस प्याले पर होगा। तो हम यहाँ कुछ कोणों का जिक्र करेंगे, और उन कोणों के बारे में अगर हम बात करें तो ये एंगल थीटा है, ये AE है, एक तो साइड AE का जिक्र करेंगे और कुछ कोणों का भी जिक्र करेंगे यहाँ, ये थीटा। तो आप समझेंगे कि ये 90 माइनस थीटा होगा, यह 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो फिर ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, इसकी हेल्प से आप इस कोण को भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब जैसे जैसे आपको बताया है हमने यहाँ, उसको हम लिखेंगे। त्रिज्या कितनी है इसकी? R है। त्रिज्या R का मतलब O से A तक की दूरी R है, तो O से D तक की दूरी R होगी, यानी व्यास कितना हो जाएगा इसका? 2R। अब यह बताइए, स्टैटिक्स हो या डायनामिक्स हो, सभी में क्या डायग्राम इंपोर्टेंट होता है। अब किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक डाउट्स हो तो बताओ। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट्स हो तो बताओ, डायग्राम में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो बताओ जल्दी से। डायग्राम को और समझा देंगे दोबारा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपीट कर देंगे। ठीक है, अभी इस डायग्राम को रिपीट कर देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन तो होगा अभी। एक बार दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कराएंगे, क्योंकि फिर बीच में मीटिंग फिर कम टाइम की रह जाएगी। दोनों को पार्ट P1 P2 करके डाल देंगे वहां। ये सेंटर पॉइंट समझ में नहीं आया? जी की कह रहे हो ना? जी पॉइंट की बात कर रहे हो ना? यस नो में जवाब दो बस। सेंटर पॉइंट जी की बात कर रहे हो या ओ की बात कर रहे हैं? अरे जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना। इसमें ये कहा है कि छड़ का कुछ हिस्सा तो क्या है?
एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, फिर भी डाउट्स हो तो बताना, समझें। इस जी मध्य बिंदु है, इस पर ये ना जाए कि सर इधर तो इतना छोटा सा है, दूरी थोड़ी कम पड़ गई ना इधर, ये बी पॉइंट है इस साइड में, इस साइड में ये बी पॉइंट है, जगह कम पड़ गई थी इस वजह से तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा। रिपीट कर रहे हैं अभी पूरा डायग्राम। ये यहाँ बी पॉइंट है, ये आप देखिए ये का है, एक अर्ध गोलाकार प्याला है, ये प्याला है, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के और सी पॉइंट तक क्या ये प्याला है, आधा है, लेकिन हमने ये ऊपर तो ये डॉट डॉट करके पूरा बना दिया है। इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा है नहीं अपने पास, डॉटेड वाला हिस्सा है नहीं, पर वो तो क्या है, एक तरह से कल्पना कर लिए कि बने, अगर हो, अगर ये इसमें होता तो इस टाइप का होता ये। तो अब हमने क्या किया, देखिए इसमें क्या है, एक 2a लंबाई की कोई छड़ है, जिसका कुछ हिस्सा तो क्या है इस प्याले के अंदर है, कुछ इस प्याले से बाहर निकल रहा है। और प्याला कैसा है, प्याला कुछ इस तरह का है कि ये जो सिरा है ना, ये ऊपर का तल, ये क्या है, क्षैतिज में है, क्षैतिज ये डायरेक्शन हुई, तो आप देखेंगे कि इस तल की भी यही डायरेक्शन है, मतलब तो ये एक तरह से क्या है, पैरेलल हुआ क्षैतिज के, तो ये क्षैतिज में है, ऐसा उसने कहा है। अब ये कहा है कि एक सिरा प्याले के अंदर है, दूसरा सिरा प्याले के बाहर निकला हुआ है और संतुलन की अवस्था में है छड़। तो ये तो तभी पॉसिबल है, जैसे कि आप देखेंगे एक सिरा हमने ये मान लिया कि यहाँ है ए पॉइंट पर, और दूसरा सिरा क्या है कि बी पॉइंट पर है, और ये प्याले पर कुछ भार इसका बैलेंस की कंडीशन में है, और बैलेंस की कंडीशन में है तो इस पर रखा हुआ है, तब जाके ये बाहर जा रहा है। ऊपर के बारे में नहीं सोचोगे, ऊपर कुछ है ही नहीं, ये तो हमने कल्पना की है बस कि ऐसा हो सकता है। तो अब देखिए, अगर हम ए सिरे पर, अगर हम इस ए सिरे पर बल की बात करें, तो ए सिरे पर जो स्पर्श रेखा होगी उसके लंबवत अविलंब प्रतिक्रिया बल होता है। तो आप समझेंगे कि इस ए सिरे पर ये जो स्पर्श रेखा है और इस पे ये जो लंबवत रेखा है, तो लंबवत रेखा अर्थात एक तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ ए सिरे पर अविलंब खींचा जाए तो वो किसी गोले या वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या ही परस्पर लंबवत होती है, और त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या तो सतह ही केंद्र से होकर के पास होती है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो हमने इस त्रिज्या को आगे बढ़ा दिया, जो कि गोले को यहाँ डी पॉइंट पे मिल रही है। अच्छा, कल्पना की जा रही है ना डॉटेड लाइन से, तो क्या कहा इसमें कि ये गोले को क्या है, डी पॉइंट पे मिल रही है, और ये अविलंब प्रतिक्रिया वाला आर इस दिशा में हो गया। ए पर जो अविलंब प्रतिक्रिया है आर इस डायरेक्शन हो गया। अब क्योंकि ये जो छड़ है, ऐसे समझेंगे कि एक कटोरे में जो चम्मच रख दी जाती है ना, किसी भी कटोरे में क्या है, चम्मच रख दी जाए, तो उसका एक सिरा कुछ इस तरह से यहाँ टिका रहता है, इस किनारे पर टिका रहता है। तो आप समझेंगे कि यहाँ एक बल लगता है, फिर इस जगह जो बल लगेगा वो क्या है, इसके इस जो चम्मच की बात कर रहे हैं ना, इस तरह से उस जगह ये छड़ है तो छड़ के बिल्कुल लंबवत होता है। तो वही बात हमने की है यहाँ, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए है, ये जो सीडी है ना, सीडी है वो है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए है, जो कि ये आर है, एस है, ये बल क्या है, सी से एस बल बन रहा है। अब क्या किया हमने, इसका जो मध्य बिंदु है जी, छड़ जो ए बी है, ए बी छड़ है, इसका जो मध्य बिंदु है जी, अब यह है जी, देखिए छड़ पर दो बल, एक तो एस है और दूसरा क्या है, आर है। हम जानते हैं कि ये कहा है क्वेश्चन में कि ये छड़ संतुलन की अवस्था में है, तो हम जानते हैं कि अगर संतुलन की अवस्था में है तो दो बल जहां एक दूसरे को काट रहे हैं तो वहीं से तीसरा बल पास होता है संतुलन की अवस्था में। सामने आपको आर्टिकल बताया था स्टार्टिंग की क्लास में, तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर ये जी पॉइंट से है तो जी को आगे की तरफ बढ़ाया ना, तो ये इस इन्हीं के प्रतिच्छेद बिंदु जो आर और एस का प्रतिच्छेद बिंदु है उसी से पास होगा संतुलन की स्थिति में। ये कंडीशन आपको हम पहले ही प्रूव करवा चुके हैं कि जहां से दो बल पास होंगे ना संतुलन की स्थिति में, वहीं से तीसरा बल जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, तीसरा बल जो भार डब्ल्यू है ना, इस छड़ का मध्य बिंदु जी से पास हो रहा है, इसके बारे में चर्चा की। तो आप समझेंगे कि भार जो डब्ल्यू है वो ई पॉइंट से पास होगा, क्योंकि ये व्यास है एडी, व्यास है, और यहाँ ये जो भार डब्ल्यू है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, यानी इस तरह से लंबवत है, और ये क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी 90 डिग्री कोण बना। अब 90 तो तभी बनता है, ये व्यास है, और तीसरा अगर वृत्त की परिधि पे हो या गोले की परिधि पे हो तभी 90 डिग्री कोण बनता है, क्योंकि त्रिज्या या ये कहें अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है बस।
तो इसका मतलब हुआ W जो बाहर है वह जहां होकर के x अक्ष पास हो रही है गोले को काटते हुए वहीं होकर के ये W पास होगा। अब बताइए, और ये भी कहा है कि जो क्षैतिज के साथ में ये जो छड़ है वो थीटा कोण बनाती है। छड़ और यहाँ गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है और छड़ की जो लंबाई है वो 2a है। 2a है तो G से a की ओर होगी आधी a और आधी G से b की ओर होगी। अब बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो जल्दी से बताएं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको बताया हमने कि इसकी जो ज्योमेट्री है ना उसके बारे में हमने लिखाया कि माना स्मॉल r त्रिज्या के अर्धगोलाकार, जैसे जैसे हमने आपको इसको डायग्राम को समझाया ना उसी के अकॉर्डिंग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, फिर भी रिपीट कर देते हैं हम इसको। माना स्मॉल r त्रिज्या के अर्धगोलाकार प्याले के अंदर AB इक्वल टू 2a लंबाई की छड़ रखी है जिसकी कुछ लंबाई प्याले के अंदर एवं कुछ लंबाई प्याले के बाहर है। यदि छड़ का एक सिरा प्याले के अंदर बिंदु A पर है तथा दूसरा सिरा प्याले के बाहर बिंदु B पर है तथा छड़ प्याले के किनारे के बिंदु तथा छड़ प्याले के किनारे के बिंदु C पर संतुलन की अवस्था में है। बिंदु C पर संतुलन की अवस्था में है जो कि क्षैतिज के साथ जो कि यानी जो छड़ है क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है। तब संतुलन की स्थिति में छड़ पर निम्न बल कार्यरत होंगे। और कौन कौन से बल कार्यरत होंगे? सिरे ए पर अविलंब प्रतिक्रिया बल R जो कि केंद्र O से गुजरेगा। पहला सिरे ए पर अविलंब प्रतिक्रिया बल R जो कि प्याले के केंद्र से गुजरेगा। दूसरा जो बल होगा किनारे के बिंदु C पर छड़ के लंबवत अविलंब प्रतिक्रिया बल S किनारे के बिंदु C पर छड़ के लंबवत अविलंब प्रतिक्रिया बल S जो कि एक दूसरे को काल्पनिक प्याले के बिंदु D पर मिलते हैं। अतः R व S काल्पनिक प्याले के बिंदु जो कि D नाम दिया है D पर मिलते हैं। एक और बल होगा यहाँ भार की बात करें। तीसरा जो बल है छड़ का भार W जो कि छड़ के मध्य बिंदु G से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। चलो ठीक है, आपने कह दिया C लिखना, लिख दिया है वो C पहले रह गया था। अब देखिए इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो भी यहाँ समझाया आपको
अभी तीसरे बल के बारे में और लिख रहे हैं। यहां हम तीसरे बल के बारे में भी लिखेंगे। जो तीसरा बल है वो है छड़ का भार W, जो कि छड़ के मध्य बिंदु G पर केंद्रित है। छड़ का भार W, जो कि AB के मध्य बिंदु G पर केंद्रित है। क्योंकि छड़ संतुलन की अवस्था में है, तब इस भार W की जो क्रिया रेखा है वह BD से गुजरेगी, जो कि छड़ AB संतुलन की अवस्था में है। तब भार W की क्रिया रेखा भी बिंदु D से गुजरेगी। और यह क्षैतिज को बिंदु E पर मिलेगी, तथा यह क्षैतिज को बिंदु E पर मिलेगी। अब यहां तक आप में से किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। जो समझाया था वो लिखा है अभी तक। अब देखिए यहां आप समझेंगे कि ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, तो यह भी नीचे की ओर जो कोण होगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। तो यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। अच्छा, ये 90 डिग्री होगा तो आप समझेंगे इस छोटे से त्रिभुज में अगर हम इसको नाम M दें, इस पॉइंट को M नाम दे दिया जाए, तो आप देखेंगे कि इधर ये जो M पे कोण बना हुआ है ना ये 90 डिग्री है, और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो आप त्रिभुज नियम से ऊपर ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर एंगल थीटा होगा। यहाँ ये वाला एंगल थीटा होगा। यह जो छोटा सा एंगल बना है ना C पॉइंट पे, ये थीटा होगा। देखिए क्यों होगा। आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहे, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में समझिए। वो कैसे, यह एंगल थीटा होगा। देखिए ये क्षैतिज है और ये भी क्षैतिज है। आप देखेंगे ये जेड आकृति बनी हुई है। इस पॉइंट को अगर हम समझाने के लिए एन नाम दे दें, NCAE, NCAE, ये क्या है, जेड आकृति बनी हुई है ना। तो जेड आकृति में एकांतर होते हैं, एकांतर होते हैं का मतलब है ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए आप, यह कोण थीटा हो गया तो फिर ये भी थीटा हो जाएगा। कारण समझेंगे इसका, ये थीटा इसलिए होगा, देखिए OC और OA दोनों त्रिज्याएं हैं, किसी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ इनको मिला दिया। आपने त्रिभुज नियम बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ये भुजा इसके बराबर है तो ये भी कोण इसके बराबर होगा। किसी त्रिभुज की यानी समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आप यहाँ समझेंगे कि जो OC और OA है, यहाँ ये कोण थीटा है तो फिर ये भी कोण थीटा होगा। इस कंडीशन के आधार पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन त्रिभुजों में काम करेंगे। बताइए इस ट्रायंगल रूल्स के अकॉर्डिंग किसी को कोई डाउट्स, कमेंट बॉक्स में बताऊं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं।
बता दिया करो जिससे हमें ऐसा लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। ओके, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कि मोबाइल रखे बैठे होंगे घर पे आराम से। जो हिस्ट्री वाले पॉलिटिकल वाले होते हैं ना, अपने हाथी घोड़े दौड़ाते रहते हैं, उनकी तरह आप सोच रहे हो। अब देखिए इसमें कि सबसे पहले हम त्रिभुज ए ई जी में जिक्र करें। अब त्रिभुज ए ई जी में ये जो त्रिभुज बना हुआ है ए ई जी, छोटे से त्रिभुज में, तो आप देखेंगे कि ये जो ए से लेकर के जी तक की जो लंबाई है वो है स्मॉल ए है, क्योंकि जी मध्य बिंदु है ना छड़ ए बी का, तो ए से जी तक की जो दूरी होगी वो स्मॉल ए। और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये कर्ण हो गया, कर्ण हो गया थीटा यहाँ है इसके सामने, तो ये लंब हुआ, यानी अपना जो ए ई है ना वो आधार रहेगा। देखो थीटा के सामने लंब हो जाएगा, 90 के सामने कर्ण हो जाएगा, तो शेष बचा जो ए ई है वो आधार होगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, ए ई जो आधार है तो ए ई बटे ए, तो आधार बट्टे कर्ण बनाना, ये ए ई आधार और सामने ये कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण के अकॉर्डिंग, आधार बट्टे कर्ण के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा। तो यह बन जाएगा यहाँ cos थीटा, यानी ए ई इज इक्वल टू आया ए ई इज इक्वल टू स्मॉल ए cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। और अब देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में जिक्र करेंगे, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज पुनः त्रिभुज ए ई डी में आप देखेंगे कि यहाँ ई पॉइंट पे 90 डिग्री बना हुआ है, तो ये टोटल एंगल हो गया कितना, ये थीटा और ये थीटा, तो ये 2 थीटा हो गया। ए ई डी ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना ए ई डी, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये टोटल एंगल हो गया 2 थीटा, तो इसके सामने लंब हुआ कौन सा, ई डी या डी ई है, ये लंब हो जाएगा, लेकिन आधार तो अपना ए ई ही रहेगा। अच्छा कर्ण कितना हो गया, ओ क्या है सेंटर है इसका, प्याले का, तो आप देखेंगे ए से लेकर के ओ तक त्रिज्या आर हो गई और ओ से लेकर के डी तक भी आर त्रिज्या हो गई, तो आर और आर 2r हो गया ना इसका व्यास। तो आप समझेंगे कि ए ई बटे 2r यानी आधार बटे कर्ण, ए ई बटे 2r यानी आधार बटे कर्ण, ये भी कॉस बनेगा लेकिन 2 थीटा आएगा, यह भी कॉस रहेगा लेकिन कितना आएगा 2 थीटा आएगा। तो हम यहां से ए ई निकालें, ए इज इक्वल टू तो 2r cos थीटा, 2r cos 2 थीटा, इसको नंबर 2 डाल दें। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, यह भी ए ई है और यह भी ए ई, दोनों ए ई की वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं ए cos थीटा इज इक्वल टू 2r cos 2 थीटा, यानी 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू ए cos थीटा। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। देखिए अभी फर्स्ट वाला पार्ट है ना 2r cos थीटा इज 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा, ये प्रूफ हो गया पहला पार्ट। अब आप कमेंट्स में बताइए जल्दी से किसी को कोई डाउट्स है क्या यहाँ तक। अभी सेकंड पार्ट और है, इसका भी जिक्र करेंगे। हाँ बढ़े आगे। ओके आगे बढ़ते हैं। ये 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं, आगे बढ़ेंगे अब इसमें। आप इसमें देखेंगे डायग्राम में कि ये जो AC है ना AC AC और ये AB, तो हम ये कह सकते हैं चित्र से, चित्रानुसार हम ये लिख सकते हैं कि जो AC है, भुजा जो AC है ना वह इस AB से कभी भी बड़ी नहीं होगी, यानी AC नहीं होगी बड़ी AB से, अर्थात AB बड़ी है ना AC से,
अब हम इस AC की बात करें तो इस AC की वैल्यू निकालेंगे। और दूसरा, यहाँ जो AB है इसकी वैल्यू आपको पता ही है। AB तो क्या है, ये जो AB है ना, A से लेकर के B तक टोटल सड़क की लंबाई है, इसको आप 2A लिख सकते हैं, यानी नॉट ग्रेटर देन 2A। लेकिन AC का मान निकालने के लिए साइड में लिख रहे हैं हम, AC की वैल्यू निकालनी है A से लेकर के C तक। तो हम इस त्रिभुज ACD में, देखिए C पॉइंट पे समकोण बना हुआ है ना, क्योंकि त्रिभुज ACD में अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, तो यहाँ C पॉइंट पे समकोण बनेगा। तो ACD से देखेंगे आप, त्रिभुज ACD से AC अपॉन में 2R, समझो ये थीटा है ना, यहाँ ACD में एंगल क्या है इस वाले त्रिभुज के लिए, ऊपर ACD के लिए ये जो ऊपर थीटा एंगल है, ना कि 2 थीटा, ऊपर थीटा एंगल रहेगा। तो आप देखेंगे थीटा के सामने ये लंब हो गया, तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री है, तो ये 2R है, R और R 2R, ये क्या हो जाएगी टोटल AD कर्ण हो जाएगी। तो AC क्या रहेगा फिर, आधार, तो आधार बट्टे कर्ण, और यह बन जाएगा फिर cos थीटा। तो यानी AC की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, 2R cos थीटा। आप इसको लिख सकते हो 2R cos थीटा नॉट ग्रेटर देन 2A। लेकिन आप देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले A की वैल्यू निकाल चुके हैं ना यहाँ फर्स्ट रिजल्ट से, तो A की वैल्यू क्या आएगी, 2R cos 2 थीटा बटे में cos थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2R cos 2 थीटा अपॉन में cos थीटा आएगा ना। अब आप देखेंगे यहाँ 2R से 2R खत्म, तो cos को इधर लाएंगे, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा नॉट ग्रेटर देन 2R खत्म, तो 2 cos 2 थीटा बचा, 2 cos 2 थीटा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, और वो बात ये है कि हमें साइन की फॉर्म में लाना है, ये अधिकतम झुकाव। अधिकतम झुकाव कितना है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। तो साइन की फॉर्म में लाना है ये, तो आप इस cos स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट ग्रेटर देन 2 cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे इधर कि नॉट ग्रेटर देन, तो यहाँ तो रहेगा ये 2 माइनस का 4 होगा। देखो ये 1 है ना, इस 1 को आप राइट साइड में ले जाएं तो माइनस का 1 बनेगा, लेकिन 2 गुणा 2 4 होगा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर को इधर लाओगे लेफ्ट में, तो प्लस का 4 साइन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर, तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। इसका मतलब हुआ 3 साइन स्क्वायर थीटा नॉट ग्रेटर देन 1, यानी जो साइन स्क्वायर थीटा है ना नॉट ग्रेटर देन 1/3। तो इसको भी आप लिख सकते हो, इसको भी आप लिख सकते हो कि साइन थीटा नॉट ग्रेटर देन 1/√3। इसका मतलब हुआ कि अधिकतम जो झुकाव है, यानी साइन का मान अधिक नहीं होगा कितने से, 1/√3 से। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकतम जो मान होगा वो 1/√3 होगा। अतः अधिकतम झुकाव साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। बस इतना ही हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। अब आपको इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस करने हैं।